नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर। एसएससी सीजीएल का एग्जाम आने वाला है और इसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमारे ये सेशन चल रहे हैं। इन सेशंस के थ्रू मैं आपको सिखाता हूं कि इन 25 क्वेश्चंस को 10 से 12 मिनट में 100% एक्यूरेसी के साथ कैसे करना है, किस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से घर पे बैठ के प्रैक्टिस करें और जब आप एग्जाम में हो तो किस तरह का आपका माइंड सेट होना चाहिए, कैसे ओवरऑल इस पेपर को 100% एक्यूरेसी के साथ हमें करना है। 25 क्वेश्चन आपको दे रहते हैं और 25 क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे इस पेपर में। ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आज सोल्व कराने वाला हूं ये 21 जुलाई 2023 से 2 में आया है। इस टाइम सीक्वेंस के हिसाब से हम चल रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपको ग्रामेटिकल एरर फाइंड करनी है। सेंटेंस दिया हुआ है, बिनेश सेड दैट ही इज कमिंग फ्रॉम हिज विलेज जैगर। देखिए, जो रटने रटाने वाले लोग हैं या जिनकी जो समझते भी हैं इस बात को, उनको देखते ही समझ में आ गई होगी कि अगर मेन क्लोज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी पास्ट में होनी चाहिए। ये हो गया रूल नंबर कुछ भी, रूल नंबर 420 या रूल नंबर 430। और याद करने वाले इसको याद कर लेते हैं, लेकिन ऐसा होता क्यों है? ये अगर आपकी टाइमलाइन है और यहां पर आपने इस सेंटेंस को रिपोर्ट किया तो ये सैड वाला काम यहां हुआ है, और जिस समय सैड वाला काम हुआ है उसी समय ये सबऑर्डिनेट क्लोज वाला जो एक्शन है, कमिंग वाला, ये गोइंग ऑन था। तो चूंकि पास्ट के पॉइंट पर गोइंग ऑन था तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं पास्ट कंटिन्यूअस लगाया जाना चाहिए, और इस हिसाब से हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। ही इज कमिंग नहीं, ही वाज कमिंग होना चाहिए। बिनेश सेड दैट ही वाज कमिंग फ्रॉम हिज विलेज जैगर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अंडरलाइन वर्ड दिया हुआ है। अंडरलाइन वर्ड का सिनोनियम बताना है। अगर मुझे इस वर्ड का मीनिंग पता है तो मुझे इस स्टेटमेंट को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर मुझे इसका मीनिंग नहीं पता है या ठीक ठीक मीनिंग नहीं पता है, कोई कंफ्यूजन है, तो मुझे ये स्टेटमेंट पढ़ लेना चाहिए इस वर्ड के एग्जैक्ट मीनिंग का अंदाजा लगाने के लिए कि इस कंटेक्स्ट में, इस सेंटेंस में इस वर्ड का एक्चुअली एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। हालांकि मुझे तो पता है वास्ट एक एडजेक्टिव होता है और वास्ट का मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज, एक्सट्रीमली लार्ज या बिग। एक्सट्रीमली लार्ज और बिग ये एक एडजेक्टिव है। इसका सिनोनियम अगर मुझे बताना है, मिनिमल नहीं, एक्सटेंसिव। यस, एक्सटेंसिव इसका सिनोनियम हो जाएगा। शैलो भी नहीं, सॉलिड भी नहीं। देख लेते हैं इन सबके क्या मीनिंग है। मिनिमल भी एक एडजेक्टिव है और मिनिमल का मतलब है वेरी स्मॉल इन अमाउंट, वेरी स्मॉल इन अमाउंट। या फिर मिनिमल का मतलब हो सकता है एज स्मॉल एज पॉसिबल। यहां पे मिनिमल, इस मीनिंग में मिनिमल ऑलमोस्ट सुपरलेटिव फॉर्म में पहुंच जाता है। एज स्मॉल एज पॉसिबल का मतलब स्मॉलेस्ट। तो यहां पर इस तरीके से मिनिमल का मतलब हो जाएगा स्मॉलेस्ट। इसी तरह से हम मैक्सिमल को यूज कर सकते हैं। मैक्सिमल एक वर्ड होता है, मैक्सिमल भी एडजेक्टिव है और मैक्सिमल का मतलब है एज लार्ज एज पॉसिबल या लार्जेस्ट के सिमिलर मीनिंग में यूज कर लेंगे, या फिर एज ग्रेट एज पॉसिबल। ये ग्रेटेस्ट के मीनिंग में हम इसको यूज कर लेते हैं। हमारा जो सिनोनियम है वास्ट का वो है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव भी एक एडजेक्टिव है और एक्सटेंसिव का मतलब होता है हैविंग अ लार्ज एरिया, हैविंग या कवरिंग, कुछ भी ऐसा जो लार्ज एरिया को, लार्ज क्षेत्रफल को, बड़े बहुत विशाल क्षेत्रफल को कवर कर रहा है, उसको कहते हैं एक्सटेंसिव। कवरिंग अ लार्ज एरिया। अब ये जो एरिया है ये फिजिकल सेंस में भी हो सकता है, लिटरल सेंस में, मेटाफोरिकल सेंस में भी हो सकता है। कवरिंग ए लार्ज एरिया या हैविंग अ वाइड रेंज। दिखाई देता हूं, हैविंग अ वाइड रेंज, कुछ भी ऐसा जिसकी रेंज बहुत वाइड, बहुत विस्तार से वो फैला हुआ हो, उसको हम एक्सटेंसिव कह सकते हैं। या कुछ भी ऐसा जो बहुत चीजों को इन्वॉल्व करता हो, इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, इन्वॉल्विंग
अ लॉट ऑफ थिंग्स, उसको कहते हैं एक्सटेंसिव। तो वास्ट का सही सिनोनियम है क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सटेंसिव, जो कि दूसरे ऑप्शन में। शैलो एक अच्छा वर्ड है, शैलो का मतलब समझ लेते हैं। शैलो का मतलब तो मैं इमेज के द्वारा समझाया करता हूं। जरा इस इमेज को देखिए, ये है डीप वाटर, क्योंकि वाटर जो है गहराई तक, डीप तक, डेप्थ तक जा रहा है, इसको कहेंगे शैलो वाटर। क्योंकि ये वाला जो यहाँ का जो पानी है वो ज्यादा गहराई तक नहीं जा रहा, ऊपर ऊपर है। तो शैलो का अगर मैं अपने गांव की भाषा में आपको मतलब समझाऊं तो शैलो का मतलब कुछ भी ऐसा जो ऊपर ऊपर ही हो, ऊपरी सतह पर हो, पानी की ऊपरी सतह पर, लिटरल सेंस में। इसी तरह से मेटाफोरिकल या फिगरेटिव सेंस में भी यूज हो जाएगा। तो शैलो का मतलब होगा, शैलो एडजेक्टिव है, शैलो का सिंपल सिंपल मतलब हो जाएगा नॉट डीप या लैकिंग डेप्थ, जिसमें गहराई ना हो। अब ये लिटरल सेंस में, पानी के, वाटर के कंटेक्स्ट में मैंने बता दिया। इसी तरह से अगर जिसमें सोच की, समझ की, विचारों की गहराई ना हो, उसको भी शैलो से रिफर कर सकते हैं। लैकिंग डेप्थ ऑफ फीलिंग्स और थॉट्स, शैलो उसको भी रिफर कर सकता है। कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत गहराई से फील नहीं करता है, डीपली फील नहीं करता है, उसकी फीलिंग को शैलो फीलिंग्स कहा जा सकता है। उसकी थॉट को शैलो थॉट से रिफर किया जा सकता है, जो बहुत गहराई से विचार ना करता हो, ऊपर ऊपर से सोचा और कुछ कह दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डीप और शैलो को बताने के लिए मैंने एक और इमेज लगाई थी, लेकिन मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, इस वाटर को कहेंगे शैलो वाटर। यहाँ पर ये जो लड़की है, जिस पानी में ये स्विम कर रही है, वो शैलो वाटर है। इसका देखिए यहाँ पर, ये इसका बेस आ गया, आधार आ गया, और ये डीप वाटर है, क्योंकि देखिए इसका आधार पता नहीं कहाँ है, बीच में कहीं ये स्विम कर रही है। तो शैलो वाटर वो वाटर जिसमें गहराई ज्यादा ना हो, जिस पानी में गहराई ज्यादा ना हो, और जिस पानी में गहराई हो उसको कहेंगे डीप वाटर। हालांकि बात आपको समझ में आ गई, तो आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट डिफाइंस द होमोनियम्स गेट एंड गेट मोस्ट अप्रोप्रिएटली। यानी कि गेट और गेट के मीनिंग पर आपको फोकस करना है। हमें वो ऑप्शन बताना है जिस ऑप्शन में गेट और गेट होमोनियम कहा जा रहा है। होमोनियम का मतलब ऐसे वर्ड जो या तो स्पेलिंग में सेम हो या प्रोनाउंसिएशन में सेम हो। तो ये प्रोनाउंसिएशन में सेम है, स्पेलिंग में तो सेम नहीं है। इसको भी गेट ही कहा जा रहा है, उसको भी गेट ही कहा जा रहा है। तो इनको डिफाइन करने वाले ऑप्शन को, जहां पर इनका सही मीनिंग दिया है, उस ऑप्शन को हमें छांटना है। गेट मींस जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड एक्साइज। क्या यहाँ पर जनरल एग्रीमेंट और टैरिफ एंड एक्साइज यानी कि हम किसी एक्रोनियम की बात कर रहे हैं, फुल फॉर्म की बात कर रहे हैं क्या यहाँ पर? नहीं, हमें मीनिंग, डेफिनेशन की बात करनी है। और अगर देखेंगे यहाँ पर, गेट मीन्स अ पर्सन्स मैनर ऑफ टॉकिंग। मैनर ऑफ टॉकिंग को नहीं, मैनर ऑफ वॉकिंग को रिफर करता है, चलने के तरीके को रिफर करता है गेट वर्ड, GAIT। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में देख लेते हैं। गेट मीन्स अ हिंज बैरियर यूज्ड टू क्लोज एन ओपनिंग इन ए वॉल और फेंस। यहां पर तो ऐसे ही है। देखिए, गेट का मीनिंग मैं आपको समझा देता हूं, होता क्या है इमेज के थ्रू। ये गेट होता है, सबके घरों में होगा। मैंने किसी पार्क वगैरह का गेट यहाँ पर लगा दिया है गूगल से छाप के, इसको गेट कहते हैं। और ये होता है गेट, चलने के तरीके को गेट कहते हैं। गेट स्टाइल, गेट साइकिल यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये पर्सन का नॉर्मल गेट, नॉर्मल चाल है। इस पर्सन के यहाँ पर टांग में कोई दर्द है, हिप पेन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका एंटाइलजिक गेट हो गया, मतलब थोड़ा सा झुक गया साइड में, को चलते वक्त थोड़ा सा झुक कर चल रहा है, तो उसको कह रहे हैं एंटाइलजिक गेट। यानी गेट का मतलब आपके चलने के, वॉकिंग के स्टाइल को, वॉकिंग के मैनर को रिफर करता है गेट वर्ड। देख लो बस, जो डेफिनेशन इन दोनों को बता रही है कौन सी है, ये तो नहीं है, क्योंकि आगे लिखा हुआ है गेट मीन्स क्लॉथ और लेदर लेग, ये भी गलत है। गेट मीन्स टू अचीव और रिसीव, नहीं, वो तो गेट होता है। गेट का मतलब होता है
टू अचीव और रिसीव समथिंग, ये भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन, गेट मीन्स अ हिंज बैरियर यूज्ड टू क्लोज एन ओपनिंग इन ए वॉल, फेंस और हेज, एंड गेट मीन्स अ पर्सन्स मैनर ऑफ वॉकिंग। फोर्थ ऑप्शन में जो है सही डेफिनेशन लिखी हुई है इन दोनों शब्दों की। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सेंटेंसेस को अरेंज करना है। सेंटेंसेस को अरेंज करने के लिए अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इंप्रूव कीजिए। किसी भी शॉर्ट ट्रिक, किसी भी शॉर्ट मेथड के चक्कर में मत बैठे रहिए। शॉर्ट ट्रिक तो आप खुद ढूंढ लोगे। ये छोटी छोटी बातें जिनको आपने बड़ा हवा बना रखा है, ये छोटे छोटे से हिंट आप खुद ही पकड़ लोगे, खुद ही ढूंढ लोगे। बस आप थोड़ा पढ़ने की, लैंग्वेज को समझने की आदत तो डालिए। समझते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट वॉज द नाइट बिफोर द डे फिक्स फॉर हिज कोरोनेशन। देखिए हिज कोरोनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड द यंग किंग वाज सिटिंग अलोन इन हिज ब्यूटीफुल चैम्बर। ये जो हिज कोरोनेशन की बात की गई है, हिज डिटर्मिनर जो यूज किया गया है, ये यूज किया गया है द यंग किंग के लिए। ये वो नाउन है जिस नाउन के लिए हिज डिटर्मिनर यूज किया गया है। इसके अलावा और कोई नोटिसेबल हिंट मुझे यहां से नहीं मिलता। एंड इंडीड इट वाज द हंटर्स हु हैड फाउंड हिम कमिंग upon him almost by chance, as bare limbed and pipe in hand, he was following the flock of the poor goat. आप देखेंगे कि बी स्टेटमेंट को मैंने पूरा भी नहीं पढ़ा, यहाँ पर मैं रुक गया। यहाँ पर ही प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि ये वो स्टेटमेंट है जिसमें हम प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं। ये तो पहला स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। इससे पहले तो कोई ऐसा स्टेटमेंट होना चाहिए जिसमें नाउन का इस्तेमाल हुआ हो, उस नाउन को मेंशन किया गया हो जिस नाउन के लिए यहाँ पर हमने प्रोनाउन यूज किया है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो नहीं हो सकता, और बी से कोई ऑप्शन है भी नहीं। सी से है या फिर ए से है। ए यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हो सकता है, संभावना है, 50% पॉसिबिलिटी है अभी तक ए के पहला स्टेटमेंट होने की, क्योंकि अभी तक हमने सी पढ़ा नहीं है। पढ़ लेते हैं। द लैड, फॉर ही वाज ओनली ए लैड। फिर से यहाँ पर ही प्रोनाउन का इस्तेमाल कर दिया गया। ही वाज ओनली ए लैड बीइंग बट 16 years of age, was not sorry at their departure, and had flung himself back with a deep sigh of relief on the soft cushions of his embroidered couch, lying there wild-eyed and open-mouthed like a brown woodland fawn or some young animal of the forest newly snared by the hunters. सी स्टेटमेंट में भी प्रोनाउन ही को यूज किया गया है, नाउन का कहीं पर जिक्र नहीं है। तो सी स्टेटमेंट को भी पहला स्टेटमेंट हम नहीं बना सकते। सी से पहले कोई ऐसा स्टेटमेंट आना चाहिए हर हालत में जहां पर उस नाउन को मेंशन किया गया हो, और मेरे ख्याल से उस नाउन को मेंशन किया गया है ए, स्टेटमेंट ए में। डी से तो शुरुआत हो ही नहीं रही। हालांकि अगर आप कहोगे तो मैं पढ़ लूंगा, लेकिन डी में भी देख रहे हैं तो हिज कोर्टियर्स लिखा हुआ है शुरू में। डी से पहले अगर आपकी शुरुआत होनी नहीं है, सी से होनी है या ए से होनी है। सी से मैंने मना कर दिया कि सी से नहीं हो सकती, क्योंकि ही प्रोनाउन लगा हुआ है। पहले आप उस स्टेटमेंट को लिखते हैं जिस स्टेटमेंट में, जिस सेंटेंस में नाउन को मेंशन किया गया है, और नाउन को मेंशन किया गया है पहले स्टेटमेंट में, ए स्टेटमेंट में। तो ये थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो यहीं से एलिमिनेट हो गए, पहले और दूसरे ऑप्शन बचा। अब देखिए यहाँ पर सी स्टेटमेंट में हंटर्स की बात की गई है। हंटर को पहली बार मेंशन किया गया है सी स्टेटमेंट में, और फिर उन्हीं हंटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये कौन से वाले हंटर थे। ये वही वाले हंटर थे हु हैड फाउंड हिम। तो इसका मतलब सी में जिन हंटर को पहली बार मेंशन किया गया, मेंशन करने के बाद ही तो बी में उन हंटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो सी के बाद बी होना चाहिए। एक सीक्वेंस हमें ये मिल रहा है, सी के बाद बी यहां भी है और सी के बाद बी यहां भी है। हालांकि यहाँ सी के बाद बी फौरन बाद है और यहाँ पर बीच में डी आ रहा है। चलो डी को ही पढ़ लेते हैं क्या लिखा है उसमें। His courtiers had all taken their leave of him, bowing their heads to the ground according to the ceremonious usage of the day, and had retired to the great hall of the palace to receive a few last lessons from the professor of etiquette, there being some of them who had still quite natural manners, which in a courtier is
आई नीड हार्डली से वेरी ग्रेव ऑफेंस। लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है सेंटेंसेस की, पैराग्राफ की, बट इतनी भी नहीं कि आप समझ ना सके। थोड़ा बहुत तो आप समझ ही सकते हैं। अब देखिए डी स्टेटमेंट में कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जिसे देख कर हमें ऐसा लगे कि इसको सी और बी के बीच में आना चाहिए। इतना थोड़ा थोड़ा मीनिंग से समझ में आ रहा है। लेकिन मेन बात जो मेरी एक बात पकड़ में आई वो ये है कि कोर्टियर्स ने यहाँ पर ये जो लीव ली है, his courtiers had all taken their leave of him। इस कोर्टियर्स ने जो लीव यहाँ पर ली है, इस लीव को ही यहाँ पर सी में डिपार्चर से रिफर किया गया। यानी कि पहले कोर्टियर्स ने लीव ली होगी और लीव लेने के बाद ही ये जो किंग है, यंग किंग, जिसको हम ही से रिफर कर रहे हैं, ये उनके डिपार्चर पर सॉरी फील नहीं कर रहा। क्या लिखा है? He was only a lad being but 16 years of age was not sorry at their departure। ये जो their departure फ्रेज है, ये their departure किस एक्शन को रिफर कर रही है? इस वाले एक्शन को। उसके जो कोर्टियर्स थे लीव लेके चले गए, वो उसको छोड़ के, जहां पर वो था बैठा हुआ था, लेटा हुआ था, उसको छोड़कर वो चले गए। तो उनके इस डिपार्चर पे वो यंग किंग ही सॉरी फील नहीं कर रहा। तो इस हिसाब से डी के बाद सी आना चाहिए। एक सीक्वेंस हमें यहां से मिलती है और डी के बाद सी यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं था, यहां भी नहीं था, यहां है। जिसने ये बात पकड़ ली बस वो दूसरे ऑप्शन को क्लिक कर देगा। तो बहुत सारे हिंट हमें मिलते हैं दूसरे ऑप्शन को चूज करने के। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन नंबर 5, सिनोनियम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। देखिए डिलाइट यहां पर नाउन के फंक्शन में यूज किया गया है, विद यहां पर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है अनमिक्स डिलाइट। डिलाइट नाउन हो गया, अनमिक्स हो गया पास्ट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव डिलाइट के लिए। डिलाइट हालांकि नाउन भी है और ये वर्ब भी हो सकता है। दोनों फंक्शन में इसका मीनिंग एक जैसा ही है, दोनों मीनिंग में लिखा देता हूं। डिलाइट जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ ग्रेट प्लेजर, satisfaction और हैप्पीनेस की, सेटिस्फैक्शन की, प्लेजर की फीलिंग को हम कहते हैं डिलाइट। डिलाइट जब वर्ब होगा तो उसका मतलब होगा टू गिव समवन ग्रेट प्लेजर और सेटिस्फैक्शन, किसी पर्सन को ग्रेट प्लेजर या सेटिस्फैक्शन की फीलिंग देना, किसी भी तरीके से उसको डिलाइट करना। तो नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। हालांकि आपके सेंटेंस में जो लगा हुआ है नाउन के फंक्शन में लगा हुआ है। अब देख लेते हैं चारों ऑप्शन में से कौन सा वाला ऑप्शन, कौन सा वाला वर्ड ऐसा है जो इसका सिनोनियम हो सकता है। डिसमे तो नहीं हो सकता। डिसमे का मतलब है, डिसमे नाउन भी है और वर्ब भी हो सकता है डिलाइट की तरह ही। डिसमे जब नाउन होगा तो डिसमे का मतलब है अ फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट और अनहैप्पीनेस की फीलिंग को कहते हैं डिसमे। और डिसमे जब वर्ब होता है तो भी उसका यही मतलब होता है, बस वर्ब के फंक्शन में आता है। डिसमे जब वर्ब होगा तो उसका मतलब होगा टू मेक समवन फील अनहैप्पी एंड डिसअपॉइंटेड। तो डिसमे तो डिलाइट का अपोजिट हो गया। एंटोनियम पूछते तो मैं डिसमे लगा देता। मेमोरी और इमोशन तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, इनका तो डिलाइट के मीनिंग के आसपास से भी कोई लेना देना नहीं है, इनको तो हटा ही दो। फिर एक ऑप्शन है आपका एन्चेंट, यही हो जाएगा। एन्चेंट होती है वर्ब। एन्चेंट का मतलब होता है टू अट्रैक्ट एंड प्लीज समवन, टू अट्रैक्ट एंड प्लीज समवन वेरी मच।
वर्ब के फंक्शन में यूज होने वाला वर्ड है एंशेंट, इसे ही चुनना पड़ेगा। हालांकि नाउन होता कोई रेडीमेड तो ज्यादा सही होता। क्वेश्चन नंबर 6 लगा लेते हैं। अ परफेक्ट स्टॉर्म एक इडियम है। इस इडियम का मीनिंग कन्वे करने वाले ऑप्शन को हमें चूज करना है। अब परफेक्ट स्टॉर्म का क्या मतलब होता है, इमेज के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। अब परफेक्ट स्टॉर्म देखिए, यहाँ पर मैंने किसी एक तूफान को, समुद्री तूफान को दिखा रखा है। एक्चुअली में एक मूवी भी आई थी द परफेक्ट स्टॉर्म, मेरे ख्याल से 2000 में आई थी। द परफेक्ट स्टॉर्म में समुद्री तूफान को दिखाया गया है, जिसमें जहाज को जो है समुद्री तूफान में फंसा हुआ दिखाते हैं और इसको डूबता हुआ है, इसका स्ट्रगल दिखाता है कि किस तरह से ये जहाज डूबा है या जो भी हुआ। मूवी देख लेना ज्यादा जानना हो तो। और ये सब एक्टर्स इनमें जो है मेन रोल में है। तो परफेक्ट स्टॉर्म का मतलब क्या है? परफेक्ट स्टॉर्म का लिटरल सेंस अगर मैं आपको बताऊं तो परफेक्ट स्टॉर्म का मतलब है एक ऐसा वॉयलेंट स्टॉर्म जो बहुत सारे नेगेटिव या एडवर्स फैक्टर्स के एक साथ होने की वजह से क्रिएट हुआ हो। बहुत सारे नेगेटिव या एडवर्स विपरीत फैक्टर्स या विपरीत इवेंट्स एक साथ हो गए, उसके कॉम्बिनेशन की वजह से जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, जो स्टॉर्म आया, उसको हम कह रहे हैं परफेक्ट स्टॉर्म। जरा डेफिनेशन पर ध्यान दो, मैं क्या लिखवा रहा हूं। परफेक्ट स्टॉर्म का मतलब है अ वॉयलेंट स्टॉर्म अराइजिंग फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन, फ्रॉम अ रेयर कॉम्बिनेशन। रेयरली होता है ऐसा तो कि बहुत सारे फैक्टर्स मिलके एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट कर देते हैं जो कि उन फैक्टर्स के अलग अलग खतरनाक होने से भी ज्यादा खतरनाक हो। A violent storm arising from a rare combination of many adverse atmospheric factors। ये इसकी लिटरल मीनिंग हो गया, लिटरल सेंस हो गया। अब इसी से मिलता जुलता सेंस इसका मेटाफोरिकली भी आ जाता है। मेटाफोरिकली अ परफेक्ट स्टॉर्म का मतलब हो जाएगा एन एक्सट्रीमली बैड सिचुएशन in which many bad or negative events happen at the same time। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें बहुत सारे नेगेटिव एडवर्स इफेक्ट या इवेंट एक साथ घटित हो जाते हैं। अगर मैं डेफिनेशन को और ज्यादा एक्यूरेट लिखवाने की बात करूं, एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट डेफिनेशन लिखवाने की बात करूं, तो मैं और थोड़ा सा शब्दों का प्रयोग करूंगा और मैं लिखवाऊंगा अ परफेक्ट स्टॉर्म का मतलब है अ डिजास्ट्रस सिचुएशन arising from a combination of bad or adverse factors or events happening at the same time, creating much more worse outcome than any one of them would have caused।
मतलब एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स या इवेंट के कॉम्बिनेशन से अराइज हुई हो, और ये सिचुएशन ऐसी सिचुएशन हो जो ज्यादा डिजास्टरस हो, ज्यादा वर्स इफेक्ट क्रिएट करे, जनरेट करे, उन अलग अलग इवेंट्स के अकेले अकेले, अगर वो इवेंट, वो तो बहुत सारे इवेंट हुए हैं, वो अगर अकेले अकेले हुए होते तो वो जितना डिजास्टर क्रिएट करते, वो जितना वर्स आउटकम जनरेट करते, उसकी अपेक्षा में बहुत ज्यादा वर्स आउटकम को जनरेट करने वाली सिचुएशन ये होती है। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स की वजह से हो और ज्यादा डिजास्टर्स हो। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई है, तो आगे चलते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा वाला होना है। अब परफेक्ट स्टॉर्म का मतलब हो जाएगा द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन या हीलिंग फ्रॉम ट्रॉमा, प्रेटी गुड जजमेंट, एप्रोप्रिएट फॉर ऑल ओकेजन्स। एक ही है, आसान से ऑप्शन दिए हैं। हालांकि मैंने आपको डेफिनेशन ही इतनी ब्रॉड बता दी है, इतनी एक्यूरेट, इतनी एग्जैक्ट बता दिया हर तरह से खोल खोल के, कि कहीं और भी आ जाएगा कुछ और शब्दों में लिख के तो भी आप छाट लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक्टिव वॉइस में सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। वेडिंग इनविटेशंस विल बी सेंट बाय देम। एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करो या पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करो, टेंस चेंज नहीं होगा, स्टेट चेंज नहीं होगा, मीनिंग चेंज नहीं होगा। टेंस, स्टेट और मीनिंग सेम रहने चाहिए। तो विल बी सेंट अगर लिखा हुआ है तो ये तो विल सेंट ही रहेगा। बाय देम लिखा हुआ है तो ये तो यहाँ पर दे हो जाएगा। सेंट लिख रहा हूं, मैंने सेंट लिखना चाहिए, है ना। हेल्पिंग वर्ब विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दे विल सेंड कहां पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, यहां पर भी गलत है। यहां पर भी विल बी सेंड या तो पैसिव में लिखा हुआ है, यहां पर ही विल बी सेंड, ये गलत लिखे हुए हैं। दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, माई फ्रेंड इज ओइंग एन एक्सपेंसिव सेल फोन, नो सब्स्टिट्यूशन, मतलब सब्स्टिट्यूशन बताना है। देखिए ओइंग के बारे में आपको मैं बता दूं कि AWE, ओए, ये जो वर्ब है ये इसका मीनिंग ही कुछ ऐसा है कि ये स्टेटिव नेचर की वर्ब है। ओ का मतलब है टू बी अंडर ओब्लिगेशन, ओब्लिगेशन टू पे। मैंने क्या लिखा, टू बी। इसके मीनिंग में भी देखिए लिंकिंग वर्ब आ रही है जो कि एक स्टेटिव नेचर की वर्ब है। यानी कि जो ओ है ये एक स्टेटिव नेचर की वर्ब है। स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो किसी स्टेट को रिफर करती है, ना कि किसी ऑन गोइंग एक्शन को, ना कि किसी डायनामिक एक्शन को। यानी कि किसी ऐसे एक्शन को रिफर नहीं कर सकती जो एक समय के लिए टेम्पोररीली गोइंग ऑन रह सके। या तो स्टेट है, या तो अवस्था है, या नहीं है। गोइंग ऑननेस जैसी स्टेट को रिफर नहीं कर सकती। गोइंग ऑननेस को रिफर करने के लिए स्टेटिव वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसीलिए इनको कंटिन्यूअस स्टेट में मेन वर्ब की फॉर्म में भी नहीं लिखा जा सकता। यानी कि ये जो ओ है, ये जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज लगाकर आपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिख रखा है, ये गलत हो गया, सिंटैक्टिकली गलत हो गया। मीनिंग तो मैं बाद में देखूंगा, स्ट्रक्चर ही गलत होगी। ये एक ऐसी वर्ब है जिसको कंटिन्यूअस स्टेट की फॉर्म में मेन वर्ब की तरह यूज नहीं किया जा सकता। अगर इसके कहीं पर ओइंग यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिल भी जाए तो इसका मतलब इसकी जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव की फॉर्म में होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह लिखी होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह लिखी होगी, जहां पर ये किसी स्टेट को रिफर कर रही होगी। एडजेक्टिव स्टेट ही तो बताते हैं, अवस्था ही तो बताते हैं किसी को मॉडिफाई, किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। तो ओइंग अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए तो वो एडजेक्टिव के फंक्शन में प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज हो रहा होगा। ओइंग को आप हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखकर मेन वर्ब बनाकर कंटिन्यूअस स्टेट रिफर करने के लिए, कंटिन्यूअस स्टेट एक्सप्रेस करने के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक स्टेटिव नेचर की वर्ब है, वो किसी डायनेमिक एक्शन को रिफर नहीं करती, वो कंटिन्यूअस स्टेट में नहीं आ सकती, इसलिए गलत हो गया। नो सब्स्टिट्यूशन तो यहां पर नहीं होना है। इसके बाद बाकी के जो 3 ऑप्शन में लिखी हुई है वर्ब, उसने वर्ब ही चेंज कर दी।
यहाँ पर ओ लिखा हुआ था, यहाँ पर ऑन्स लिखा हुआ है। अब ये जो ओन है इसका मतलब है टू हैव समथिंग एज अ प्रॉपर्टी, टू हैव समथिंग एज अ प्रॉपर्टी या टू पजेस, टू पजेस। ये जो वर्ब है ये भी स्टेटिव नेचर की वर्ब है। या तो आप कुछ ऑन करते हो या आप कुछ ऑन नहीं करते। मैं ऑन कर रहा हूं, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हो सकती। यानी कि ये जो वर्ब है ऑन, ये भी स्टेट को रिफर करेगी, किसी गोइंग ऑननेस को, किसी गोइंग ऑन एक्शन को ये रिफर नहीं करती। तो ये भी कंटिन्यूअस स्टेट में मेन वर्ब के फंक्शन में नहीं आ सकती। प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के फॉर्म में कहीं लगाना चाहो लगा, कोई दिक्कत नहीं, उतना चल जाता है। इंग्लिश उतनी फ्लेक्सिबल है। अब यहां पर क्या आना चाहिए? माय फ्रेंड आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ऑन आना चाहिए, ऑन भी नहीं आएगा। इज लगा रखी है, इसके साथ या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाओ या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ पैसिव जनरेट करने के लिए। पैसिव भी नहीं लिखा यहाँ पर, आईएनजी फॉर्म भी नहीं लिखी। हालांकि आईएनजी फॉर्म तो लिखी ही नहीं आ सकती, बट फिर भी इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर गलत लिख रखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9। हार्डली वी हैड बोर्डेड द ट्रेन व्हेन इट स्टार्टेड टू मूव। देखिए हार्डली का मतलब है ऑलमोस्ट नॉट। हार्डली एक एडवर्ब ऑफ डिग्री है। एडवर्ब डिग्री जिसको मॉडिफाई करते हैं उससे पहले लिखे जाते हैं, और यहां पर इसका मतलब है, मतलब हार्डली का मतलब है ऑलमोस्ट नॉट, और हार्डली को यहां पर सेंटेंस के शुरू में लगाया गया है। हार्डली एक एडवर्ब डिग्री है, नेगेटिव मीनिंग का एडवर्ब है। हार्डली का मीनिंग क्या है? ऑलमोस्ट नॉट। तो हार्डली एक नेगेटिव मीनिंग का एडवर्ब है। नेगेटिव मीनिंग के एडवर्ब से किसी सेंटेंस की, किसी क्लोज की शुरुआत की जा सकती है। उस इंफॉर्मेशन को, सेंटेंस को, उस क्लोज को लिटरेरी या पोएटिक वे में बोलते हुए उस वर्ब के, उस एक्शन को एम्फेसाइज करने के लिए जिस एक्शन से पहले, जिस वर्ब से पहले हार्डली को लगाया गया है। फिर से आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। ये हार्डली एक एडवर्ब डिग्री है, इसका जो मीनिंग है ऑलमोस्ट नॉट, वो इसे नेगेटिव बनाता है, तो इसको नेगेटिव एडवर्ब भी कह देते हैं। नेगेटिव एडवर्ब से किसी सेंटेंस की शुरुआत की जा सकती है, उस सेंटेंस को पोएटिक या लिटरेरी वे में बोलते हुए उस वर्ब को, उस एक्शन को एम्फेसाइज करने के लिए, जिस वर्ब को, जिस एक्शन को मॉडिफाई करने के लिए हार्डली एडवर्ब डिग्री को लगाया गया। लेकिन इस सिचुएशन में आपको इस सेंटेंस को इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इन्वर्टेड स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ेगा। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, यानी कि आप हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, फिर आप सब्जेक्ट को लिखेंगे वी, फिर लिखेंगे आप मेन वर्ब, जैसे कि आप इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। तो हैड वी बोर्डेड यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका हो जाना चाहिए। पहले में तो हेल्पिंग वर्ब भी चेंज कर दी, यहाँ पर इन्वर्टेड स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दी। टेंस थोड़ी ना चेंज करना है, टेंस तो हम पास्ट परफेक्ट ही रखते हैं। हार्डली हैड वी बोर्डेड द ट्रेन व्हेन इट स्टार्टेड टू मूव। देखिए हार्डली और व्हेन, हार्डली व्हेन के इस कंबाइंड स्ट्रक्चर को हम यूज करते हैं ये रिफर करने के लिए कि हार्डली एडवर्ब जिस एक्शन को मॉडिफाई कर रहा है वो एक्शन इस व्हेन क्लोज वाले एक्शन से तुरंत पहले हुआ है, जस्ट बिफोर हुआ है। या यू कह लीजिए, हार्डली का मतलब ऑलमोस्ट नॉट, और हार्डली जिस एक्शन को मॉडिफाई कर रहा है वो एक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट भी नहीं हुआ जब ये व्हेन क्लोज वाला एक्शन हो गया। मतलब हार्डली व्हेन स्ट्रक्चर को हम यूज करते हैं ये रिफर करने के लिए कि हार्डली जिस एक्शन को मॉडिफाई कर रहा है वो एक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट भी नहीं हुआ जब ये व्हेन क्लोज वाला एक्शन हुआ है या हुआ था। इस प्रकार से हम हार्डली व्हेन के कॉम्बिनेशन को, इस कंबाइंड स्ट्रक्चर को यूज कर लेते हैं दो एक्शंस के क्रोनोलॉजिकल यानी कि टाइम सीक्वेंस को रिफर करने के लिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। दूसरा ऑप्शन इसका चूज करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। She was waiting for an opportunity to start her own business.
सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर, वो ऑप्शन बताना है जहां पर एरर हो। देखिए जो अपॉर्चुनिटी है नाउन है, इससे पहले हमने आर्टिकल लगा रखा है डिटरमिनर के फंक्शन में। अब ये जो आर्टिकल लगा है अपॉर्चुनिटी से पहले, अपॉर्चुनिटी तो वोवल साउंड में है, अपॉर्चुनिटी वोवल साउंड से शुरू होने वाला वर्ड है, वोवल साउंड से पहले आर्टिकल थोड़ी लगाओगे, एन लगाओगे। इतनी गलती तो 8वीं क्लास का बच्चा ही बता देगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। सिनोनियम बताना है अब्जॉर्ब का। अब्जॉर्ब, अब्जॉर्ब ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है और अब्जॉर्ब का मतलब है टू टेक समथिंग इन ग्रेजुअली, धीरे धीरे कोई चीज अंदर ले लेना। मैं ट्रांसलेशन क्यों कर रहा हूं पता नहीं, तुम लोगों के साथ रहते रहते शायद मुझे भी आदत पड़ गई। अब्जॉर्ब का मतलब है टू टेक समथिंग इन ग्रेजुअली। अब ये समथिंग जो है अगर किसी सब्सटेंस को रिफर कर रहा है, कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में है, चाहे वो गैसियस स्टेट में है, गैस की फॉर्म में है, अगर समथिंग किसी लिक्विड को या किसी गैस को रिफर कर रहा है तो हम क्या मीनिंग कन्वे कर रहे हैं? टू टेक अ लिक्विड और अ गैस इन का मतलब इनसाइड। इन यहाँ पर एडवर्ब के फंक्शन में है, एडवर्ब प्लेस के फंक्शन में, और ग्रेजुअली एडवर्ब मैनर लगा है। तो टू टेक अ लिक्विड और अ गैस इनसाइड ग्रेजुअली, तो यहां पर ये जो मीनिंग निकल के आता है, ये मीनिंग निकल के आता है टू सॉक, टू सॉक, और इसी वजह से इसका सिनोनिम हो जाना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन। अगर ये समथिंग किसी इंफॉर्मेशन को रिफर कर रहा है, इंफॉर्मेशन को या किसी आइडिया को रिफर कर रहा है, तो हम किसी इंफॉर्मेशन या किसी आइडिया को अंदर लेने की बात कर रहे हैं। अंदर कहां? दिमाग में लेने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब अब टू अब्जॉर्ब का मीनिंग हो जाता है टू अंडरस्टैंड। किसी इंफॉर्मेशन को या किसी आइडिया को दिमाग में लेना यानी कि अब्जॉर्ब कर लेने का मतलब है उसको अंडरस्टैंड कर लेना। और समथिंग अगर किसी इफेक्ट को या किसी इंपैक्ट को रिफर करने लगे या किसी चेंज को रिफर करने लगे, समथिंग अगर रिफर कर रहा है किसी इफेक्ट को या किसी चेंज को या किसी इंपैक्ट को, तो अब्जॉर्ब का क्या मीनिंग हो जाएगा? तो अब्जॉर्ब का मतलब हो जाएगा टू रिड्यूस द इफेक्ट। अगर हम किसी इफेक्ट को, किसी चेंज को अंदर ले ले रहे हैं, मतलब सहन कर ले रहे हैं एक तरीके से, तो इसका मतलब हम उसको रिड्यूस कर दे रहे हैं उस इफेक्ट को। रिस्टोर का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। रिस्टोर का मतलब है टू रिटर्न समथिंग और समवन टू ए प्रीवियसली गुड कंडीशन। रिस्टोर ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। रिस्टोर का मतलब है टू रिटर्न समथिंग और समवन टू प्रीवियसली गुड कंडीशन, टू द प्रीवियसली गुड कंडीशन। ये रिस्टोर का मतलब हो गया। प्री ऑक्यूपाई का क्या मतलब है? प्री ऑक्यूपाई बना है ऑक्यूपाई से। ऑक्यूपाई, OCCUPY, ऑक्यूपाई का मतलब है टू फिल या टू एग्जिस्ट इन या टू यूज समथिंग। वहां पर एक चेयर रखी हुई है, मैंने उस चेयर पर जाकर खुद को रख दिया, मैं बैठ गया उस चेयर पर, तो मैंने उस चेयर के स्पेस को फिल कर दिया या मैंने उस चेयर को यूज कर लिया, तो मैंने उस चेयर को, सीट को ऑक्यूपाई कर लिया। कोई इंफॉर्मेशन आई और वो इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में फिल हो गई, मेरे दिमाग में आ गई, तो उस इंफॉर्मेशन ने, उस आइडिया ने, उस थॉट ने मेरे दिमाग को प्री ऑक्यूपाई कर लिया। तो प्री ऑक्यूपाई का मतलब है टू बी द मेन थॉट इन समवन्स माइंड। किसी के दिमाग में मेन थॉट होना। ये कोई भी थॉट हो सकती है, मेरे दोस्त के बारे में हो सकती है,
मेरी पढ़ाई के बारे में हो सकती है, मेरे करियर के बारे में हो सकती है, उस थॉट ने अगर मेरे दिमाग को प्री ऑक्यूपाई कर रखा है तो वो थॉट, वो आइडिया, वो विचार सबसे इंपॉर्टेंट विचार है, सबसे जरूरी विचार है तो मेरे दिमाग में है। 11 का थर्ड, सॉरी 11 का फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 12, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऑलमोस्ट गलत लिखा हुआ है, ALMOST, ये है एडवर्ब, इसका मतलब है नियरली। नोजल में बता देता हूं आपको क्या होता है। नोजल एक तरह की इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस होती है, वाटर के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए नोजल को यूज किया जाता है। इस तरह के उपकरण आपने अपने आसपास जरूर देखे होंगे। ये नोजल है जिसके द्वारा वाटर के फ्लो को कंट्रोल किया जा रहा है। आप पेट्रोल भरवाने जाते हैं, डीजल भरवाने जाते हैं, पेट्रोल पंप पर आपको ये मिलता है, इसको भी नोजल कहते हैं। ये इस तरह के नैरो पाइप जो कि पेट्रोल के या फ्यूल के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए होता है। तरह तरह के नोजल हो सकते हैं, ये भी एक नोजल है। ये सारे के सारे मैंने नोजल लगाए हुए हैं, अलग अलग मशीन्स में इनका यूज होता है। ट्रबल का मतलब क्या है? ट्रबल का मतलब है हैविंग 3 पार्ट्स, या ट्रबल का मतलब हो जाता है ट्रिपल, 3 गुना हो जाना। 3 गुने को ट्रबल या ट्रिपल कह देते हैं। मॉइस्चर में दिखा देता हूं। कार में आप सब बैठे होंगे, आप में से ज्यादातर लोग कार में बैठे होंगे। कार में इस तरह का मॉइस्चर आ जाता है, इसको मॉइस्चर ही कहते हैं। मतलब वाटर अगर वेपर की स्टेट में किसी सरफेस पर या कहीं पर भी जम जाए या किसी भी एटमॉस्फेयर में हो तो उसी को कहते हैं मॉइस्चर। वाटर जब वेपर की स्टेट में आ जाता है तो उसको मॉइस्चर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, हर रूम लुक्स वेरी मैसी। मैसी का मतलब क्या है? देखिए, मैसी बना है मैस से। मैं आपको इमेज दिखा देता हूं, इमेज देखकर आप समझ जाओगे 1 मिनट में। ये है मैसी रूम, मैसी बना है मैस से, MESS। इस रूम को मैसी रूम कहा जा सकता है। मैस का मतलब है कुछ भी ऐसा या कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा डर्टी हो, अनऑर्गेनाइज्ड हो या अनअरेंज्ड हो, ऑर्डर में ना हो, या अनटाइडी। अनटाइडी का मीनिंग भी आपको समझा दूंगा। मैस का मतलब है समथिंग और समवन that is unarranged, that is dirty, unarranged और untidy। untidy का मतलब क्या होता है? untidy का मतलब होता है not tidy। टाइडी का मतलब समझ लो ना, टाइडी का मतलब होता है ऑर्डर में होना, अरेंज्ड होना, नीट होना, नीटली अरेंज्ड होना। इस रूम को देखिए, सारी की सारी चीजें क्रम में रखी गई है। जिस सामान को जहां होना चाहिए था उसको वहीं पर रखा गया है। तो टाइडी का मतलब है, टाइडी का मतलब है नीट या वेल अरेंज्ड या वेल ऑर्गेनाइज्ड या ऑर्डरली, सब कुछ ऑर्डर में हो, ये टाइडी का मतलब है। जो टाइडी नहीं है उसको कह देंगे अनटाइडी, यानी कि मैसी। तो यहां से आपको ये मीनिंग समझ में आ गया कि मैसी और अनटाइडी एक ही सिमिलर मीनिंग में है। हालांकि हमें तो एंटोनियम बताना है। ऑर्गेनाइज्ड, डिसऑर्डर, कैओटिक भी ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग में। मैसी के सिनोनियम हो सकते हैं कैओटिक और डिसऑर्डर्ड। मैसी का मतलब है, मैस का मतलब है स्टेट ऑफ प्रॉब्लम्स या स्टेट, अ स्टेट फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। मैस का मतलब है अ सिचुएशन
full of problems. ऑर्गेनाइज मतलब जहां पर सब कुछ ऑर्गेनाइज किया गया हो, क्रम में हो। डिसऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है, केओटिक का मतलब क्या होता है, ये भी समझ लेंगे। सिमिलर मीनिंग है डिसऑर्डर्ड। डिसऑर्डर्ड बना है डिसऑर्डर से। डिसऑर्डर नाउन है और डिसऑर्डर का मतलब है लैक ऑफ ऑर्डर। लैक ऑफ ऑर्डर, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन या स्टेट ऑफ अनटाइडीनेस। अनटाइडीनेस की स्टेट को डिसऑर्डर कहा जाता है। डिसऑर्डर को वर्ब के फंक्शन में भी यूज किया जाता होगा, वहीं से वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि एडजेक्टिव निकल के आ गया। तो इसी मीनिंग को एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज कर लेंगे, एडजेक्टिव का फंक्शन में यूज कर लेंगे। कुछ भी ऐसा जिसमें ऑर्डर ना हो। वेरी बैडली ऑर्गेनाइज्ड या ऑर्डर, बहुत बुरा ऑर्डर जिसका हो, बहुत बुरे तरीके से ऑर्गेनाइज हो, उसको डिसऑर्डर कह देंगे, डिसऑर्डर कह देंगे। केओटिक, केओटिक का मतलब, केओटिक बना है केओस से, CHAOS। इसको चाओस मत बोलना, केओस बोलना। केओस का मतलब है अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर और कंफ्यूजन। केओटिक, CHAOTIC, केओटिक का मतलब हो गया इन ए स्टेट ऑफ केओस। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से क्या देखना ही है, मैसी, डिसऑर्डर्ड, अनटाइडी, केओटिक, सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने वाले वर्ड हैं। एक ही मीनिंग है जो इनका अपोजिट सेंस में जाता है और वो है ऑर्गेनाइज्ड। फर्स्ट ऑप्शन को चूज करना है और आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें पैसिव वॉइस बतानी है। ही हैज नॉट कमिटेड द क्राइम। फिर से मैं वही बात कहूंगा, टेंस और मीनिंग सेम रखना। द क्राइम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज नॉट बीन तो आएगा ही, हैज नॉट बीन कमिटेड ये रहा। यहां पर आपने हैव कर दिया, यहां पर आपने टेंस चेंज कर दिया, यहां पर आपने स्टेट चेंज कर दी, ये भी गलत हो गया। फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। जीनियल का मतलब है फ्रेंडली और प्लीजेंट। जीनियल एक एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव का मतलब है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट। क्या हो सकता है इसका सिनोनियम? ऑप्टिमिस्टिक, चीयरफुल, डेस्पोंडेंट, पॉजिटिव। चीयरफुल, चीयरफुल का मतलब है पॉजिटिव एंड हैप्पी। जो हैप्पी हो, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, उसको कहते हैं चीयरफुल। तो सही सिनोनियम हो जाएगा चीयरफुल। बाकी शब्दों के मीनिंग भी समझ लेते हैं। डेस्पोंडेंट, डेस्पोंडेंट बना है डेस्पोंड से और एक्चुअली में डेस्पोंड बना है डेस्पोंडियर से। डेस्पोंडियरे ऐसे बोला जाता होगा इसको। ये लैटिन भाषा का शब्द है, वर्ब के फंक्शन में हुआ करता था ये या हुआ करता है। डेस्पोंडियरे का मतलब है टू गिव अप या टू लूज होप। उसी प्रकार से डेस्पोंड भी एक वर्ब है इंग्लिश भाषा में और उसका मतलब है टू लूज होप और कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस को या होप को लूज कर देना। तो डेस्पोंडेंट का मतलब हो जाएगा, डेस्पोंडेंट एडजेक्टिव है, डेस्पोंडेंट का मतलब हो जाएगा अनहैप्पी एंड विदाउट होप। कोई ऐसा पर्सन जो खुश नहीं है, होपफुल नहीं है, उम्मीद नहीं है उसके पास कोई, उसको कह देंगे डेस्पोंडेंट। अनहैप्पी एंड विदाउट होप।
या डेस्पोंडेंट कहा जा सकता है ऐसे पर्सन को जो ये महसूस करता हो कि यार मैं अब ऐसी सिचुएशन में फंस गया हूं जो ये सिचुएशन इंप्रूव होने वाली नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता, उस पर्सन को कहा जाएगा डेस्पोंडेंट। लिखवा देता हूं इसे भी। डेस्पोंडेंट का मतलब हो गया अनहैप्पी एंड discouraged because you feel that you are in the situation that is unlikely to improve। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का क्या मतलब होता है? ऑप्टिमिस्टिक बनाया ऑप्टिमिज्म से। ऑप्टिमिज्म का मतलब है ऐसी टेंडेंसी जिस टेंडेंसी में आप पॉजिटिव एक्सपेक्ट करते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि जो भी होने वाला है फ्यूचर में आपके लिए बढ़िया होगा, फेवरेबल होगा। इस तरह के एटीट्यूड को, इस तरह की टेंडेंसी को ये रहा हमारा बोर्ड, ठीक है। ये इमेज आपके सामने लगी हुई है ऑप्टिमिज्म की और पैसिमिज्म की। एक वर्ड होता है पैसिमिज्म, एक वर्ड होता है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मतलब एक ऐसा बिलीफ, एक ऐसी थॉट, एक ऐसा एटीट्यूड, एक ऐसी टेंडेंसी जिसमें आपको लगता है कि जो भी होगा पॉजिटिव होगा। ऑप्टिमिज्म का मतलब है होपफुलनेस और कॉन्फिडेंस अबाउट द फ्यूचर आउटकम। आउटकम मतलब रिजल्ट। या फिर ऑप्टिमिज्म की डेफिनेशन में देखें, यहां पर गिलास रखा हुआ है, आधा भरा हुआ है। जो ऑप्टिमिस्ट व्यक्ति है ना, जो ऑप्टिमिस्टिक है, जो पर्सन ऑप्टिमिस्टिक है या ऑप्टिमिज्म में बिलीव करता है, ऑप्टिमिज्म टेंडेंसी के साथ है, वो पर्सन इस भरे हुए आधे गिलास को देखकर खुश होगा कि यार चलो भरा हुआ है, बढ़िया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सही जो भी है सही सही सिचुएशन में हूं। और जो पैसिमिस्टिक पर्सन है ना, जो पैसिमिज्म टेंडेंसी के साथ है, जो पैसिमिज्म को फॉलो करता है, वो पर्सन इस आधे खाली गिलास को देख देख के दुखी होगा। यार मैं क्या करूं, मेरी सिचुएशन तो बड़ी खराब है, ये गिलास आधा खाली है, मेरा क्या होगा, सब कुछ प्रॉब्लम में चला जाएगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ये होता है पैसिमिस्टिक व्यक्ति। तो ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति वो व्यक्ति है जो किसी भी सिचुएशन के पॉजिटिव एस्पेक्ट पर फोकस करता है। पैसिमिस्टिक पर्सन उसी सिचुएशन के नेगेटिव एस्पेक्ट पर फोकस करेगा। आपके साथ भी आपके कई दोस्त ऐसे होंगे जो नेगेटिविटी पर फोकस करते हैं और कुछ ऐसे होंगे जो हमेशा पॉजिटिविटी पर फोकस करते हैं। तो जो पॉजिटिविटी पर फोकस करते हैं उनको बोला जाता है ऑप्टिमिस्टिक, वो ऑप्टिमिज्म को फॉलो करते हैं। और जो नेगेटिव एस्पेक्ट पर फोकस करते हैं हमेशा, उनको कहा जाएगा पैसिमिस्टिक। बात आपको समझ में आ गई हो तो इसको लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है। ये वही चीज मैंने समझाने की कोशिश की है। ऑप्टिमिस्ट जो पर्सन होगा उसको ये लगेगा कि सब कुछ बढ़िया होने वाला है, सब कुछ मेरे हित में होगा। पैसिमिस्टिक व्यक्ति को सब कुछ काला काला अंधेरा अंधेरा सा नजर आएगा कि यार सब कुछ गड़बड़ है, सब मैं तो बर्बाद होने वाला हूँ। उसी तरह के वर्ड आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें स्पेलिंग एरर ढूंढ के बतानी है। 1 2 3 4 वर्ड को अंडरलाइन किया गया है, चारों में से कोई एक वर्ड मिस स्पेल्ड है, गलत स्पेलिंग के साथ लिखा हुआ है, उस वर्ड को हमें बताना है। डिजायर तो सही लिखा हुआ है, एडवर्टाइजिंग भी सही लिखा हुआ है,
इंस्टेंटेनियस गलत हो गया, अनचैलेंज सही लिखा हुआ है। यहाँ पर आई नहीं होता, यहाँ पर ई होता है। सही स्पेलिंग होती है INSTANTANEOUS। यहाँ पर जो है आई हटाकर ई लगा दो। थर्ड ऑप्शन को चूज करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस बना है इंस्टेंट से। इंस्टेंटेनियस का मतलब हो जाएगा हैपनिंग इमीडिएटली, कुछ भी ऐसा जो तुरंत हो जाए, इमीडिएटली, या विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी डिले। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको सेंटेंसेस को अरेंज करना है। ABCD 4 स्टेटमेंट दिए हैं, पढ़ेंगे, अरेंज करने की कोशिश करेंगे। इन 1944 he was honored by King George VI with a knighthood and became Sir Alexander Fleming। देखिए यहाँ पर ये जो लिखा गया है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यहाँ पर ये टाइटल के साथ उसी का नाम लिखा गया है। लेकिन अगर आप इस स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहाँ पर ही प्रोनाउन को यूज किया गया है। अगर हम यहाँ पर ही प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो इससे पहले यहाँ पर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जहां पर उस नाउन को दिया हो, उस पर्सन को दिया हो, उस मेल पर्सन का नाम दिया हो, उस मेल पर्सन को मेंशन किया हो, इंट्रोड्यूस किया हो किसी स्टेटमेंट में, जिसके लिए हम इस प्रोनाउन को यूज कर रहे हैं। तो ए से पहले कोई स्टेटमेंट होना चाहिए, ए से शुरुआत नहीं हो सकती। इसलिए फोर्थ ऑप्शन की संभावनाएं बहुत कम हो गई। ऑन रिसीविंग दिस ग्रेट ऑनर फ्लेमिंग सेड इन हिज यूजुअल मॉडेस्ट वे। यहां तक ही बस, अब आगे पढ़ने का मन नहीं है मुझे, यहीं पर एक हिंट मिल गया। ऑन रिसीविंग दिस ग्रेट ऑनर, ये जो दिस डिटर्मिनर है, जिस ऑनर को पॉइंट आउट करने के लिए लगाया गया है, वो ऑनर पहले कहीं दिया होगा। हम पॉइंट आउट उन्हें ही कर सकते हैं जो पहले से मौजूद हो। अगर हम ऑनर को इस स्टेटमेंट में पॉइंट आउट कर रहे हैं तो इस स्टेटमेंट से पहले कोई ऐसा स्टेटमेंट आएगा जहां पर ऑनर को मेंशन किया गया होगा, उस स्टेटमेंट में ऑनर को मेंशन किया गया और इस स्टेटमेंट में उसे पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो बी पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता, इससे पहले भी कोई स्टेटमेंट आना है। तो दूसरे ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में जो BCDA लिखा है, इसके चांस भी खत्म हो गए। सी स्टेटमेंट को देख लेते हैं। Fleming became famous overnight and was regarded as one of the most distinguished scientists of his time। सी स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जहां पर पहली बार उस नाउन को, प्रॉपर नाउन को मेंशन किया गया, जिसके लिए हम बाद में बाकी के स्टेटमेंट में ही, हिज, हिम, इस तरह के पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव या डिटर्मिनर के फंक्शन में यूज कर सकते हैं। तो सी को पहला स्टेटमेंट होना चाहिए। यहां से एक हिंट आ रहा है, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी, इसकी संभावना बढ़ गई। आगे देख लेते हैं और क्या लिखा हुआ है। द नेक्स्ट ईयर ही एंड हिज फेलो बैक्टीरियोलॉजिस्ट हुज कंबाइंड एफर्ट्स हैड लेड टू द ग्रेट डिस्कवरी वर ऑनर्ड विद अ जॉइंट नोबेल प्राइज। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट ईयर लिखा हुआ है, इससे पहले कोई ऐसी भी इंफॉर्मेशन है जिसमें पिछले साल क्या होता वो लिखा है। इन 1944 में ये हुआ और फिर नेक्स्ट ईयर ये हुआ, तो ए के बाद डी होना चाहिए। इस इंफॉर्मेशनल सीक्वेंस को अगर आप रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करोगे तो 1944 में ये हुआ, नेक्स्ट ईयर ये हुआ, ए के बाद डी, ये एक सीक्वेंस हमें ये मिल गई जो कि इस ऑप्शन में है। मतलब मुझे पता है यही ऑप्शन होना है, अब तो मैं इसको वेरीफाई करके दिखा रहा हूं आपको। एक बार वेरीफाई कर लिया करो श्योर होने के लिए। फिर आप देखेंगे कि यहां पर जिस ग्रेट ऑनर को रिसीव करने की बात की गई थी, वो ग्रेट ऑनर यहाँ डी में दिया गया है, वर ऑनर्ड विद अ जॉइंट नोबेल प्राइज। द नेक्स्ट ईयर ही एंड हिज फेलो बैक्टीरियोलॉजिस्ट whose combined efforts had led to the great discovery were honored with a joint Nobel Prize। On receiving this great honor, this great honor में this लगाकर जिस ऑनर को पॉइंट आउट करने की बात की जा रही है वो ऑनर यहाँ है, तो डी के बाद बी होना चाहिए। एक सीक्वेंस हमें ये मिल गई। हालांकि यहाँ पर भी ओनर की बात हो रही है, लेकिन पॉइंट आउट जिस ओनर को कर रहे हैं वो यही वाला है, क्योंकि ए के बाद तो डी आना ही है ना, ए के बाद बी तो नहीं लगा सकते। नेक्स्ट ईयर से एक सीक्वेंस बन रही है टाइम की। फर्स्ट ऑप्शन चूज करूंगा, आगे बढ़ूंगा।
क्वेश्चन नंबर 18, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। द प्लेस दैट ए पर्सन ट्रीट्स एज हिज परमानेंट होम और लिव्स इन एंड हैज ए सब्सटेंशियल कनेक्शन विद। क्या कहा जाता है उस प्लेस को जिस प्लेस को कोई पर्सन अपना परमानेंट होम समझता है और उसी के साथ उसका सबसे ज्यादा कनेक्शन होता है, उसको कहा जाता है डोमिसाइल, ओसिस, एम्बैंकमेंट या रिसोर्ट। डोमिसाइल, जब आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने जाते हो तो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट में क्या लिखवाते हो? मैं इस स्थान में इतने साल से रह रहा हूं, मेरा घर यहाँ पर है, मेरे फादर की प्रॉपर्टी यहाँ पर है, मेरी प्रॉपर्टी यहाँ पर है, मेरा मकान इतने बाई इतने का यहाँ पर है, वो वही सब तो लिखा होता है डोमिसाइल में। तो डोमिसाइल कहते हैं उस प्लेस को, उस कंट्री को जहां पर आप रहते हो, लीगली जो आपका घर होता है। मैंने डोमिसाइल को गूगल पे सर्च किया तो देखिए क्या लिखा हुआ आया, एग्जैक्ट वही डेफिनेशन लिखी हुई आई जो एग्जामिनर ने आपको दे रखी है। डोमिसाइल का मतलब है द कंट्री दैट ए पर्सन ट्रीट्स एज देयर परमानेंट होम और लिव्स इन एंड हैज ए सब्सटेंशियल कनेक्शन विद। हालांकि यहाँ पर छोटा छोटा लिख रहा होगा, लेकिन ये एग्जैक्ट वही डेफिनेशन लिखी हुई है जो एग्जामिनर ने आपको लिख के दी है। डोमिसाइल का मतलब है अ प्लेस वेयर यू लिव। सही ऑप्शन हो जाएगा डोमिसाइल। बाकी के मीनिंग में आपको बता देता हूं। ओसिस क्या होता है? ओसिस का मतलब होता है किसी डेजर्ट में, किसी रेगिस्तान में एक फर्टाइल लैंड। रेगिस्तान में उपजाऊ जमीन निकल के आ गई कहीं से, थोड़ी मोड़ी, थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा रेगिस्तान में उपजाऊ जमीन का निकल के आ गया, उसी को कह देंगे ओसिस। ओसिस का मतलब है अ फर्टाइल लैंड। देखिए मैंने एक डेजर्ट का सीन दिखाया, एक रेगिस्तान है, यहाँ पर एक फर्टाइल लैंड निकल के आ गई जहां पर कुछ पेड़ पौधे उगे हुए हैं और थोड़ा बहुत पानी यहाँ पर है। इस पानी की वजह से, इस वनस्पति की वजह से यहाँ पर जीव या लोग रह सकते हैं। ओसिस का मतलब है अ फर्टाइल लैंड इन अ डेजर्ट। DESERT, where water can be found, where water can be found, जहां पानी भी मिल सकता है। पानी होगा तभी वो फर्टाइल होगा, वरना फर्टाइल होने का तो मतलब ही नहीं। ये देखिए सारे के सारे मैंने ओसिस दी। बीच रेगिस्तान में पेड़ पौधे उग रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ है थोड़ा पानी है, घास फूस है, पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इनको कहा जाता है ओसिस। उसके बाद एक वर्ड आया था एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट को समझने से पहले समझेंगे बैंक को। बैंक का मतलब होता है किसी नदी का किनारा। ये नदी है, ये नदी का किनारा है, इसको कह देंगे बैंक। ये नदी है, ये नदी का किनारा है, इसको कह देंगे बैंक। एम्बैंकमेंट, इस बैंक में EM लगाकर इसको वर्ब बना दिया गया। बैंक में EM लगाकर इसको वर्ब बनाया गया और फिर इस वर्ब में MENT लगाकर इसको नाउन बनाया गया। इस प्रकार से एम्बैंकमेंट का मतलब हो गया वो दीवार, वो पत्थर जो नदी के किनारे पर लगा दिया गया अलग अलग पर्पस की वजह से। बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं एम्बैंकमेंट के। हो सकता है हम ये चाह रहे हो कि नदी आउटफ्लो करके बाहर न निकल जाए, हो सकता है हम यहाँ की मिट्टी को बचाना चाह रहे हैं कि मिट्टी इरोड ना हो जाए, सोयल इरोजन ना हो, या फिर हम अपने शहर को बाढ़ से बचाना चाहते हैं। भाई जब नदी भर कर आएगी बरसात के मौसम में, बारिश के मौसम में, तो नदी ओवरफ्लो हो जाएगी, हो सकता है हमारे शहर में बाढ़ आ जाए, फ्लड आ जाए। तो एम्बैंकमेंट बना दिए जाते हैं नदी के किनारों पर, पत्थर की दीवारें या इस तरह से टाइल्स बिछा दी जाती है, इस तरह से सीमेंटेड एम्बैंकमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ये नदी है, ये इस तरह से यहाँ पर इसको एम्बैंक कर दिया, एम्बैंकमेंट बना दिया, इसको कहते हैं एम्बैंकमेंट इन स्ट्रक्चर्स को। फिर एक वर्ड आया रिजोर्ट। रिजोर्ट का मतलब वो प्लेस, होटल लाइक हो सकता है, मोटेल लाइक हो सकता है। आप इस प्लेस पर जाइए, मजे कीजिए, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कीजिए, यहाँ आपको स्विमिंग पूल मिलेगा। होटल में यहाँ पर रूम लीजिए, रेस्टोरेंट में खाना खाइए, बियर पीजिए, मौज मस्ती कीजिए। आप यहाँ पर
रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए जा सकते हैं, छुट्टियां बिताने के लिए जा सकते हैं, घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं, आपका जो भी पर्पस हो कर सकते हैं। इनको कहा जाता है रिसोर्ट। आपके आसपास आपने शहरों में अपने देखे होंगे, आप में से कई लोग गए भी होंगे। आप यहाँ पर जाइए, मजे कीजिए। रिसोर्ट का मतलब प्लेस वेयर मैनी पीपल गो फॉर रेस्ट, स्पोर्ट और एनी अदर रिक्रिएशनल पर्पस। ठीक है, आगे आ जाते हैं। एक इडियम आपको दिया है बैड ब्लड। बैड ब्लड के मीनिंग को कन्वे करने वाला ऑप्शन हमें इन चारों में से छांटकर बताना है। बैड ब्लड का क्या मतलब होता है? बैड ब्लड का मतलब होता है फीलिंग ऑफ हेट, फीलिंग्स ऑफ हेट। बैड ब्लड का मतलब हो जाएगा फीलिंग्स ऑफ हेट बिटवीन पीपल बिकॉज ऑफ पास्ट आर्ग्यूमेंट्स और कन्फ्लिक्ट्स। पास्ट में मेरी या आपकी किसी से कन्फ्लिक्ट हो गई या कोई बहस हो गई, कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, उस आर्ग्यूमेंट की वजह से, उस कन्फ्लिक्ट की वजह से आपके अंदर जो उस पर्सन के लिए हेटफुल फीलिंग्स है, उन्हीं हेटफुल फीलिंग्स को कहा जाता है बैड ब्लड। एक और डेफिनेशन लिखवा देता हूं। बैड ब्लड का मतलब होता है हॉस्टिलिटी, एंगर, resentment toward a person because of past disagreement or conflict। कहां पर लिखा है ये मीनिंग? द डॉक्टर ड्रॉप द बैड न्यूज टू रवि एज ही वाज सफरिंग फ्रॉम ए सीरियस डिसीज। नहीं। द गैंगस्टर हैड सम बिटर रिलेशंस विद ए लोकल एक्टिविस्ट सो ही वांट हिम टू स्टे आउट ऑफ हिज बिजनेस। ये हो सकता है। यहाँ पर बिटर रिलेशंस की बात की गई है। बिटर रिलेशंस का मतलब है हॉस्टिलिटी। सी इज सो स्कैर्ड ऑफ कॉकरोच, सी इज सो स्कैर्ड ऑफ कॉकरोचेस दैट शी फेंटेड व्हेन शी saw them crawling near her foot। ये भी नहीं। सुशांत always gets in trouble for telling lies but he never learns anything। ये भी नहीं। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में उसी मीनिंग को दिया गया है जिस मीनिंग को कन्वे करने के लिए हम बैड ब्लड इडियम का यूज करते हैं। 20वें क्वेश्चन पर आते हैं। 20वें क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट आपको बताना है, यानी कि बिटवीन देमसेल्व्स। इस स्ट्रक्चर का क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता है? पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे, समझेंगे। द प्लेयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड द रिवार्ड बिटवीन देमसेल्व्स। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि नो सब्स्टिट्यूशन वाला ऑप्शन तो है ही नहीं, नो सब्स्टिट्यूशन वाला ऑप्शन अगर होता तो मैं इसी को चूज कर देता, लेकिन ये है ही नहीं। मतलब अब हमें चेंज तो करना ही है। तो चेंज जो करना है वो हम ग्रामर के हिसाब से करेंगे, ग्रामेटिकल पैटर्न को ध्यान में रखकर करेंगे। देखिए, जो द प्लेयर्स हैं, इसमें दो तरह की संभावना हो सकती है। या तो ये द प्लेयर्स दो को रिफर कर सकता है, या दो से ज्यादा को भी रिफर कर सकता है। दो से ज्यादा। अब यहां पर समझ लेते हैं, ये जो बिटवीन प्रीपोजिशन है, ये लगाते हैं हम दो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन को रिफर करने के लिए। अगर किसी भी प्रॉपर्टी का, किसी मनी का, किसी भी चीज का, किसी भी थिंग का डिस्ट्रीब्यूशन दो लोगों के बीच में हुआ है तो हम बिटवीन का यूज करते हैं। और अगर दो से ज्यादा के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम लगाते हैं अमंग। दो से ज्यादा के लिए यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है रिवार्ड को। रिवार्ड कुछ भी हो सकता है, मनी या कुछ भी हो सकती है। उस मनी को अगर दो से ज्यादा लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो अमंग प्रीपोजिशन लगाइए। दो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो बिटवीन लगाइए। अब अगर प्लेयर्स दो से ज्यादा हैं तो हमें लगाना चाहिए यहां पर अमंग देमसेल्व्स। अगर प्लेयर्स दो हैं तो हमें लगाना चाहिए यहां पर बिटवीन देमसेल्व्स। अब हमें तो पता नहीं है, कोई कंटेक्स्ट में दिया थोड़ी है प्लेयर दो है, दो से ज्यादा है। तो अगर कोई स्टूडेंट ये अज्यूम करेगा कि दो प्लेयर हैं
तब वो बिटवीन को सही मानेगा और वो नो सब्स्टिट्यूशन लगा देगा, लेकिन नो सब्स्टिट्यूशन का ऑप्शन यहाँ पर है नहीं। तो अब हमें यही मानना पड़ेगा कि प्लेयर्स 2 से ज्यादा हैं। प्लेयर्स अगर 2 से ज्यादा हैं तो हम यहाँ पर बिटवीन न लगाकर अमंग प्रीफर करेंगे, और अमंग लगाएंगे तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, अमंग देमसेल्व्स। बिटवीन दियर सेल्व्स ये तो गलत ही हो जाएगा, अमंगस दियर सेल्फ ये भी गलत हो जाएगा, बिटवीन देम ये भी गलत हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ये दियर सेल्फ ये गलत लिखा हुआ है, दियर सेल्फ या दियर सेल्फ इस तरह से नहीं लिखा जाता है, देम सेल्फ लिखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट ऑप्शन होगा। आगे चल लेते हैं। कॉम्प्रिहेंशन आपके सामने लिखा हुआ है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा कॉम्प्रिहेंशन है, मिनटों सेकंडों में होने वाला कॉम्प्रिहेंशन है, लेकिन कर वो स्टूडेंट पाएगा जिसकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी है। द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स डैट, देखिए डैट को यहाँ पर लगाया गया है सब्जेक्ट के फंक्शन में, एक्चुअली में रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि अपने एंटीसीडेंट कंप्यूटर के लिए लगाया गया है, और यहाँ पर लिखी जानी है मेन वर्ब, और मेन वर्ब भी ऐसी जो कि ट्रांजिटिव नेचर की हो, उसके बाद लिखा है उसका ऑब्जेक्ट अवर वर्ड। तो ऐसी मेन वर्ब जो कि ट्रांजिटिव वर्ब हो और जो अपने बाद ऑब्जेक्ट के रूप में अवर वर्ड को ले सके, इस स्ट्रक्चर में सेंटेंस में मीनिंगफुल हो, इस ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट को, इस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे कर सके। द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स दैट निगेट एम्पावर्स, एम्पावर ये निगेट्स। देखिए ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना दैट, या कोई भी जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसका अपना कोई नंबर नहीं होता, वो खुद सिंगुलर या प्लूरल नहीं होता, उसका सिंगुलर या प्लूरल होना डिपेंड करता है उस एंटीसीडेंट पे जिस एंटीसीडेंट के लिए वो लगाया गया है। कंप्यूटर्स के लिए लगाया गया है डेट, कंप्यूटर्स को सबऑर्डिनेट क्लोज में, रिलेटिव क्लोज में रिलेट करने के लिए डेट को लगाया है। तो कंप्यूटर अगर प्लूरल है, कंप्यूटर्स अगर प्लूरल है तो डेट यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन को भी हमें प्लूरल सब्जेक्ट ही लेना पड़ेगा। प्लूरल सब्जेक्ट ये हो गया तो एम्पावर्स और निगेट्स के तो चांस ही खत्म हो गए। अब या तो निगेट लगाओगे या एम्पावर लगाओगे। अब मीनिंग के हिसाब से देखो, यहाँ पर निगेट आना चाहिए, एम्पावर आना चाहिए। निगेट क्या, कंप्यूटर के जो बेसिक एलिमेंट्स है, मतलब जो कंप्यूटर है वो निगेट करता है हमारे वर्ड को या वो एम्पावर करता है? एम्पावर का मतलब है टू मेक समवन और समथिंग पावरफुल, किसी को पावरफुल बना देना। तो कंप्यूटर तो हमारे वर्ड को एम्पावर करता है ना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, कितना एडवांस ले गई है हमें ये टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर सही मीनिंग होना चाहिए एम्पावर, निगेट गलत हो जाएगा। 21 का थर्ड, द बुक हैज, फिर उसके बाद लिखा हुआ आर्टिकल, फिर लिखा हुआ अप्रोच। अप्रोच यहां पर नाउन है और यहां पर आ हो गया आर्टिकल, यहां पर आ सकता है कोई एडजेक्टिव। देखिए निगेट का मीनिंग में बताना भूल गया आपको। यहां पर निगेट का मतलब होता है नेगेटिव मीनिंग देना, किसी को मना कर देना, किसी को तुम ये नहीं कर सकते, रिफ्यूज कर देना एक तरीके से। तो मीनिंगफुल ही नहीं हो रहा था निगेट। तो द बुक हैज अ अप्रोच ऑफ कलरफुल एंड क्रिएटिव पिक्चर बेस्ड एक्टिविटीज। क्या लगाया जा सकता है यहाँ पर? ट्राइवल अप्रोच, डिफिकल्ट अप्रोच, कॉम्प्लेक्स अप्रोच, यूनिक अप्रोच। ठीक है, ट्राइवल का मतलब है इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट का मतलब ऑफ नो वैल्यू, ऑफ या विदाउट वैल्यू या लैकिंग वैल्यू, जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू ना हो, जिसकी बहुत ज्यादा वर्थ ना हो। तो क्या एक ऐसी अप्रोच है जो कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं है? वैल्यूलेस अप्रोच की बात कर रही है बुक, मतलब जो भी बुक को हम रिफर कर रहे हैं यहाँ पर इस पैराग्राफ में, इस कंटेक्स्ट में, उसमें एक ऐसी अप्रोच दी हुई है जिसकी कोई औकात ही नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, ये तो मीनिंगलेस हो जाएगा। अब मीनिंग ही अपोजिट चला जाएगा, डिफिकल्ट भी नहीं, कॉम्प्लेक्स भी नहीं, यूनिक। एक यूनिक अप्रोच उसमें दी गई है जिसमें कलरफुल और क्रिएटिव पिक्चर बेस्ड एक्टिविटीज है, ये मीनिंगफुल है। फोर्थ ऑप्शन। आगे चलते हैं। 23, द पजल्स, एक्टिविटीज एंड मेजेस
हैड हेल्प, हेल्प, हेल्प्स या हेल्प। देखो प्लूरल सब्जेक्ट है, पजल्स भी आ गया, प्लूरल फॉर्म में एक्टिविटीज भी आ गया एंड मेजर्स भी आ गया। ये पूरा का पूरा द पजल्स, एक्टिविटीज एंड मेजर्स, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट फ्रेज एंड कंजंक्शन से 3 प्लूरल सब्जेक्ट को जोड़ा गया है। पूरी की पूरी सब्जेक्ट फ्रेज भी प्लूरल कंसीडर की जाएगी। और प्लूरल अगर है तो यहाँ पर आना चाहिए हेल्प। हेल्प और हैड हेल्प में इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि ये जो पूरा का पूरा कंटेक्स्ट है इस इंफॉर्मेशन को देने का वो प्रेजेंट का है, सभी जगह प्रेजेंट यूज हो रहा है। हेल्प में इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है। द पजल्स, एक्टिविटीज एंड मेजर्स help the students to develop critical thinking, logical and motor skills. After every lesson, उसके बाद फिर एक्सरसाइजेज नाउन दिया हुआ है। इस नाउन से पहले हमें इन चारों में से कोई एक एडजेक्टिव उठाकर लगाना है जो इस सेंटेंस में मीनिंगफुल हो। आफ्टर एवरी लेसन सुपरफिशियल एक्सरसाइजेज आर इनकॉर्पोरेटेड। जो एक्सरसाइजेज दी है इस बुक में वो सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है? सुपरफिशियल का मतलब होता है, पहले मैं इसका लिटरल मीनिंग लिखवा देता हूं, फिर मैं इसका फिगरेटिव यानी कि मेटाफोरिकल मीनिंग लिखवाऊंगा। लिटरल मीनिंग है इसका एग्जिस्टिंग और अक्रिंग ऑन द सरफेस, एग्जिस्टिंग एट और अक्रिंग ऑन द सरफेस। अभी मैंने आपको एक वर्ड बताया था शैलो, मेरे ख्याल से शैलो एक वर्ड आया था, जहां पर मैंने डीप के अपोजिट उसको बताया था। शैलो का मतलब लैकिंग डेप्थ, जिसमें गहराई ना हो। शैलो का सिनोनियम है सुपरफिशियल। ये हो गया इसका लिटरल मीनिंग। मेटाफोरिकल सेंस में सुपरफिशियल का मतलब हो जाएगा नॉट डीप या नॉट सीरियस। कोई भी ऐसी बात जो बहुत ज्यादा सीरियस अंडरस्टैंडिंग के साथ ना बोली गई हो, ऐसी ऊपर ऊपर से बोल दी गई हो, सोचा विचारा नहीं, ऊपर ऊपर से कुछ कह दिया, गहराई से सोचा नहीं, उस बात को, उस इंफॉर्मेशन को सुपरफिशियल कह सकते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है सुपरफिशियल है। अभी तक यहाँ तक तो इतनी तारीफ कर रहे थे, यूनिक, कलरफुल और क्रिएटिव पिक्चर बेस्ड एक्टिविटीज है, क्रिटिकल थिंकिंग को, लॉजिकल और मोटर स्किल्स को इंप्रूव करती है, डेवलप करती है, पजल्स है उसमें, एक्टिविटीज। अब ये कह दोगे कि उसमें सुपरफिशियल एक्सरसाइजेज हैं, ज्यादा सोच विचारा नहीं गया, ऊपर ऊपर से ऐसी दे दी गई हैं, नहीं, अपोजिट मीनिंग में ले जाएगा हमारे सेंटेंस को। ब्रेन स्टॉर्मिंग, बैफलिंग, इरेशनल। इरेशनल का मतलब है इलॉजिकल। ये भी हमारे ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट से अलग है, बहुत डिफरेंट है, गलत हो जाएगा। बैफलिंग का मतलब है कंफ्यूजिंग। ये भी जो हमारी ऑब्जेक्टिव थीम है, ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट है, पैराग्राफ का और सेंटेंस का, उसके अगेंस्ट ले आता है। सही वर्ड यहां पर आ सकता है ब्रेन स्टॉर्म। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्म। ब्रेन स्टॉर्म एक वर्ब है और इस वर्ब का मतलब है टू थिंक ऑफ अ लॉट ऑफ आइडियाज क्विकली। बहुत सारे आइडियाज को बहुत जल्दी से सोच लेना, दिमाग में ले आना, ब्रेन स्टॉर्म करना होता है। बहुत सारे आइडियाज अगर आपके दिमाग में बहुत कम समय में बहुत तेजी से आ गए तो उन आइडियाज ने आपके दिमाग को ब्रेन स्टॉर्म कर दिया। ब्रेन का मतलब दिमाग, स्टॉर्म का मतलब तूफान खड़ा कर देना, दिमाग में तूफान खड़ा कर देना। बहुत सारे विचार एक साथ आ गए, बहुत सारे दिमाग जो है चलने लगा, ये सोच रहा हूँ, वो सोच रहा हूँ, इसको कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग या ब्रेन स्टॉर्म करना। ब्रेन स्टॉर्म का मतलब है टू थिंक ऑफ a lot of ideas quickly. ब्रेन स्टॉर्मिंग, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। After every lesson, brainstorming exercises are incorporated to, या तो इंफिनिटिव लगा हुआ है, 2 + B1 लगा दो देखकर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इवॉल्विंग नहीं होगी, इवोल्यूशन नहीं होगी, इवॉल्व नहीं होगा, इवॉल्व हो जाएगा, टू इवॉल्व। इवॉल्व का मतलब है टू डेवलप समथिंग या टू बिकम डेवलप। यहाँ पर इवॉल्व को ट्रांजिटिव फंक्शन में यूज किया गया है।
After every lesson, brainstorming exercises are incorporated to evolve the conceptual understanding of the students. Evolve का मतलब है to develop. ये हो गया 25 का थर्ड ऑप्शन। इसी तरह से आपको करना है। मेरी तबीयत खराब होते हुए भी मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा लेक्चर लाने की कोशिश कर रहा हूं। आप भी जो है घर पे इसी तरह से मेहनत कीजिए। बाह्य फैक्टर्स को, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उनको आप कोई भी मौका मत दीजिए कि वो आपकी डेस्टिनी को, आपकी किस्मत को डिसाइड करें। खूब मेहनत कीजिए। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में, किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी जब मैं आपको जवाब दूंगा। आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।